Good morning, dear student. Today now we have going to discuss about second part of some basic concept of chemistry. I hope last क्लास में अपने फर्स्ट पार्ट में अब जो हमने बताया था केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, उसमें फाइव रूल्स आपके थे, वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उसमें था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, और थर्ड था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, और लास्ट था आपका गैलुसेग लॉस। ठीक है, गैलुसेग लॉस एंड अवोगाद्रोस लॉ। तो ये आप आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप आपकी जो डाउट क्लास रहेगी सैटरडे को हम लाइव होंगे, उस दिन आप पूछ लेंगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हम पढ़ेंगे, आपको पता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किसके बारे में, एटम्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, उन्होंने डाल्टन्स थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1808 में, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो एटम्स आपके होते हैं, एटम्स के सम फीचर्स, एटम्स के अबाउट उन्होंने सम फीचर्स बताए, कुछ फीचर्स बताए, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई। और उन्होंने क्या क्या बताया। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। कोई भी मैटर जो होता है, यानी इस यूनिवर्स का जो मैटर्स है, आप जो देखते हैं, हमने बताया भी है कि मैटर, व्हाट इज मैटर। आपको पता है कि मैटर इज द सब्सटेंस व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस, इट हैज़ वॉल्यूम, डेंसिटी एट्सेट्रा। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास खुद का मास होता है, खुद का द्रव्यमान होता है, ठीक है, उसकी खुद का घनत्व होता है, और जो स्थान घेरता है वो आपका द्रव्य कहलाता है, मैटर कहलाता है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट मैटर, डाल्टन्स थ्योरी उन्होंने बताया कि कोई भी मैटर जो होता है, ठीक है, वो इंडिविजुअल एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। वो परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है, ऑल द आइटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास। ध्यान सुनिएगा, ये कहता है इसके अकॉर्डिंग, और सेकेंड पॉइंट इसमें बताया गया है कि जो आपके एटम्स होते हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्स जो आपके होते हैं, जैसे मान लीजिए सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे आपके एलिमेंट होते हैं। तो आपको पता है कि एलिमेंट्स में क्या होते हैं, उसमें भी एटम्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो यही कह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट्स जो आपका होता है, क्योंकि आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना, अभी आगे आपको जब मोल कॉन्सेप्ट बताएंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा आपको कि किसी 1 ग्राम एलिमेंट में या 1 ग्राम सब्सटेंस, कोई भी होता है तो उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कितने आयंस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी इन चीज़ को ये समझिए कि सेकेंड पॉइंट में कहता है कि ऑल एलिमेंट्स कंसिस्ट आइडेंटिकल एटम्स विथ आइडेंटिकल मास। इसके कहने का मतलब ये है कि सभी एलिमेंट्स जो आपके होते हैं, कोई भी एलिमेंट हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, एनीथिंग, कुछ भी हो, उसके पास जो एटम्स होते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उसके पास जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो आइडेंटिकल एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। और उन एटम का जो मास होता है, जो आइडेंटिकल एटम होते हैं उनके मास भी क्या होते हैं, आइडेंटिकल ही होते हैं। फिर देखिए, अगर मान लीजिए डिफरेंट एटम होंगे, ठीक है, डिफरेंट एटम होंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका मास जो होगा वो डिफर करेगा। मीन्स कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने सोडियम की बात करी, ये सोडियम एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट में आपको पता है कि अवोगाद्रो संख्या के इक्वल, ठीक है, इसके पास एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे सोडियम के कितने, 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से ये होता है। तो अभी आगे आपको बताया जाएगा जब मोल कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। बस ये एटम्स के बारे में जो आपको बताई यही है कि जो आपका एटम, कोई भी एलिमेंट होता है वो आइडेंटिकल एटम से, एक ही तरह की एटम से मिलकर के बना हुआ होता है, और उन सभी एटम्स का जो मास होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। अगर वही एटम अलग अलग होंगे तो उनके मास भी क्या हो जाते हैं, डिफर कर जाते हैं, यानी वेरी कर जाते हैं। सेकेंड पॉइंट आपसे कहता है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। कहता है अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ध्यान से सुनना है आपको, किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो डिफरेंट एटम्स आपके प्रेजेंट होते हैं वो फिक्स रेशियो में होते हैं।
फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कंपाउंड, आपको पता है कंपाउंड क्या होता है, व्हाट इज कंपाउंड। तो अगर कोई आपसे पूछता है कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आपको पता है कि जिसमें 2 आर मोर एटम्स आर एलिमेंट्स, ऐसा कह सकते हैं, जिस दो सब्सटेंस इन विच 2 आर मोर एटम्स आर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो इज नोन एज कंपाउंड्स। ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या मतलब एलिमेंट्स या क्या कह सकते हैं उसको, एटम, परमाणु क्या होते हैं, किसी फिक्स रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि किसी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो एटम्स के फिक्स रेशियो के कॉम्बिनेशन से होता है। जैसे हम बात करते हैं, हम लोग फॉर एग्जांपल H2O की बात करते हैं, ये आपका H2O एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है। अब देखिए इसमें कितने एटम है, टू डिफरेंट एटम है, ठीक है, 2 डिफरेंट एटम है, यानी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है यहाँ पे, अभी यहाँ पे 2 रेशियोज देखे जाते हैं किसी भी कंपाउंड में, 2 टाइप्स के रेशियोज, 2 रेशियो होते हैं। एक आपका होता है एटॉमिक रेशियो, एक होता है मासिव रेशियो। एटॉमिक रेशियो ये होता है कि मतलब सच ए टाइप से, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए जो आपने जो कंपाउंड ले रखा है उस कंपाउंड में जो डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं वो किस रेशियो में है, यानी उनकी एटॉमिसिटी कितनी है उसमें। जैसे कि H2O की बात करते हैं, इसमें हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है 2, ऑक्सीजन की कितनी है 1, तो ये रेशियो कितने का रेशियो बनेगा, 2:1 का। आप समझ गए एटॉमिसिटी, आपको पता होगा एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड्स, ठीक है, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एटम। किसी भी कंपाउंड में कोई पर्टिकुलर टाइप का कंपाउंड जो एटम होता है वो कितने एटम्स उसमें प्रेजेंट होता है, वही उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है। अब देखिए इस तरह से, यानी यहाँ पे देखिए ये एटॉमिक, मतलब ये इसका एटॉमिक रेशियो हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं मासिव रेशियो, मासिव रेशियो कहने का मतलब देखिए हाइड्रोजन एटम का आपको पता है कि एटॉमिक मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, तो यहाँ पे 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 2:16, ये आपका मासिव रेशियो हो गया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1:8। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि 1:8 की रेशियो में 2, तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर कहीं लिखा गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मतलब रेशियो जो है, अनुपात जो है उसमें वाटर में क्या है 2:1 का है, तो आप तुरंत वहाँ समझ जाइएगा कि वो एटॉमिक रेशियो है, यानी परमाणुविक रेशियो है, ठीक है। और अगर 1:8 का है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे वो मासिव रेशियो है, ठीक है, यानी उनके परमाणु भार एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसको मतलब उस रेशियो को लिया गया है। अब देखिए फिर आगे देखिए बेटा, अब यहाँ पे है तो मतलब इसमें ये बताया गया कि कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, उसमें जो आपके एटम्स जो होते हैं वो ऑलवेज फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमने यहाँ पे देखिए वाटर हमने ले रखा है, मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल ले रखा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशियो आपका 2:1 का है। अभी मान लीजिए हमने 2 मालिक्यूल से 100 मालिक्यूल्स वाटर के ले लिए, तो वहाँ पर उसका रेशियो जो है आपका मतलब एटॉमिक रेशियो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे हाइड्रोजन 100 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, हाइड्रोजन मतलब वो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स उसके कंपैरिजन, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स के कंपैरिजन में बढ़ेंगे, बट जो उनका रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या होता है, फिक्स ही होता है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट तो कहते हैं लास्ट जो आपका है, कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसके अकॉर्डिंग ये कहता है, लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो आपका एटम होता है ना तो हम इसे मतलब कहने का मतलब जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा, सेम वही कंडीशन इसकी भी है कि ना तो एटम्स को हम क्रिएट कर सकते हैं और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। बस इसका क्या कर सकते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में हम क्या करेंगे, इसका रीऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब कि इसकी एटॉमिसिटी जो होती है मतलब एक कंपाउंड से मतलब क्या चेंज कर सकते हैं, जिससे आपने केमिकल लॉ, वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल लॉज आपने पढ़े होंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लॉ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, ये सारी चीज़ें। तो मतलब क्या होगा कि मान लीजिए मतलब वेरियस टाइप के कंपाउंड्स का हमने रिएक्शन करवाया और प्रोडक्ट में क्या होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, उसमें से बस यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, उनकी एटॉमिसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन
एटम्स कभी डिस्ट्रॉय या मतलब क्रिएट नहीं किए जा सकते। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमारी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आपको नहीं मालूम है। एटॉमिक मास की बात अगर हम करते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर एटम जो आपका होता है, कोई भी एटम्स जो होता है तो उसका मास जो होता है वही उसका एटॉमिक मास कहलाता है। और किसी भी मॉलिक्यूल्स के सभी इंडिविजुअल एटम्स के जो एटॉमिक मास होते हैं उनका जो सम होता है वही उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। बट इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी आती है, बट होता क्या है ये चीज़ हमको बताना है। अभी आपको एग्जांपल के लिए बताएं, जिससे हम आपसे पूछ ले हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या होगा, तो आपको पता है कि 1 AMU होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। या आप शॉर्ट फॉर्म मतलब इसको मतलब प्रेजेंट टाइम में ऐसा 1U लिखा भी जाता है, ठीक है, कहीं कहीं। तो ये हो गया। मान लीजिए सोडियम की बात हम करते हैं, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा, तो आप लिखते हैं 23 AMU लिखते हैं, है ना। कार्बन का 12 AMU लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट इसमें कह रहे हैं कि एटॉमिक मास, किसी भी एक एटम्स की जो मास होती है, किसी भी एक एटम का मास होता है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आपको पता है कार्बन एटम, आपको पता है कार्बन को रेफरेंस एटम के रूप में लिया गया है। और कार्बन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 12 ग्राम होता है, ठीक है, 12 mm होता है। तो वही कह रहे हैं कि 1 एटॉमिक मास unit is defined as the mass exactly equal to 1/12 mass of the carbon 12 atom, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये कहता है कि किसी भी एटम का एक एटॉमिक मास जो 1 AMU जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 AMU इक्वल होता है 1/12 ऑफ C12। C12 आपको पता है कार्बन के मतलब, ठीक है। C12 का मतलब C12, C13, C14, बहुत मतलब वेरियस टाइप के कार्बन आपके होते हैं, ठीक है। बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं आपके, ठीक है। तो कार्बन के भी आइसोटोप्स हैं आपके, C12, C13, C14 है, ठीक है। तो यहाँ पे C12 की बात करी जा रही है। C12 का मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो, 6 हो, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपके क्या हो, 6 हो, ठीक है। इसकी बात करी जा रही है। तो कह रहा है C12 का जितना मास होगा, अब C12 का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है, ठीक है। C12 का एटॉमिक मास, C12 का एटॉमिक मास मतलब हो गया 12 ग्राम होता है। उसका 1/12 मतलब उसका 12वां भाग, जितना होगा 12वां भाग के बराबर एक एटम का मास होता है। यानी कि अब आपको पता है 12 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो मतलब अप्रॉक्सीमेट 1 आता है, ठीक है। 1 AMU इक्वल टू मतलब 1 ही लिया जाता है। बट आपको यहाँ पे बताया गया है कि 1 AMU इक्वल टू, देखिए यही कह रहा है कि किसी भी एक एटम की एक एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होती है, C12 के 12वें भाग के बराबर होती है, ठीक है। अब C12 का 12वां भाग आपको पता है कि 12 ग्राम होता है, ठीक है, उसका एटॉमिक मास। उसमें 12 से डिवाइड करें तो 1 आता है, मतलब वो 1 ही माना जाता है। बट यहाँ पे देखिए ये वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये देखिए -24 ग्राम बहुत ही छोटा अमाउंट है, मतलब इसलिए इसको 1 माना जाता है, ठीक है बेटा। अब देखिए आपको पता है कि टुडे AMU हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई स्मॉल यू, ठीक है, ये इसकी यूनिट है एटॉमिक मास की, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे गोल्ड का एटॉमिक मास लिखा गया है, ठीक है। गोल्ड का सिल्वर एटॉमिक नंबर कितना होता है, और 79 होता है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 196.96 मतलब 197 होता है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए आपका मोलर मास ऑफ, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है H2O का मोलर मास, ठीक है। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 15.99 ग्राम पर मोल में इसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है 15.99, यानी इसको एग्जैक्ट कितना नहीं लिया जाता है, राउंड फिगर वैल्यू अगर इसकी लेते हैं 16 ग्राम हो जाता है, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन का अगर हम लेते हैं 1.00794 तो मतलब 1 ले लिया जाता है। ओवरऑल जब हम H2O का मोलर मास लेते हैं तो क्या हो गया, H2O
H2O। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। एक हाइड्रोजन एटम की कितनी होती है? एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है? 16। तो ओवरऑल आपका कितना हो गया? 18 ग्राम आपका हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं। अब देखिए आगे, ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर, देखिए बेटा, मॉलिक्यूल और फार्मूला जो आपका होता है, ध्यान से सुनना है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मतलब जिसमें 2 आर मोर एटम्स, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स जो आपका होता है 2 आर मोर एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है, वो आपका क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल्स। बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटम। अब आपको पता है कोई भी मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलकर के बना हुआ हो, सभी उसके इंडिविजुअल एटम्स की एटॉमिक मास को हम लोग ऐड कर लें, उसका सम ले लें, और जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं NaCl की, ठीक है, अब आपको पता है NaCl ये सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है। अब इसका एटॉमिक, अब अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकाले तो क्या करेंगे? पहले हम लोग क्या करेंगे? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। टोटल ऐड कर लिया हमने, कितना आ जाएगा? 58.5 ग्राम पर मोल। ऐसे कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा हो जाएगा ये है, दूसरा जो हमारा है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं मतलब H2SO4 की बात करते हैं। ये भी आपका क्या है? H2 सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल्स है। इसका एटॉमिक मास, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा? अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं? 2 एटम है, तो 2 इंटू 1। सल्फर का आपको पता है एक एटम है, तो 32 ही लिखा जाएगा। ऑक्सीजन के कितने एटम है? यहाँ पे 4 एटम है, तो 4 इंटू 16 लिखा जाएगा। ठीक है, और ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है? 98 ग्राम। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इस तरह से ये हो जाता है आपका मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए आगे फार्मूला मास की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, फार्मूला यूनिट मास इज द एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, जब आप अभी आगे आपको बताया जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला कैसे हम लोग निकालते हैं। तो फार्मूला मास मतलब किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो फार्मूला लिखा गया होता है। ठीक है, मतलब जिससे कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल्स आपका है, ठीक है, मान लीजिए उसमें मोर देन 1 एटम प्रेजेंट है आपके हैं, जैसे C12 H22 O11। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आपके एटम्स इसमें कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, मतलब किसी रेशियो में प्रेजेंट है, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे मतलब वो संख्या, वो मतलब उनको सिंपल रेशियो में प्रेजेंट किया जाए, मतलब फार्मूला आप पढ़ेंगे, फार्मूला मास उसमें बताया जाएगा कि उसमें जो आपके होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसका एक्चुअल रेशियो उसमें लिखा गया होता है, एक्चुअल रेशियो में वो प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कितने एटम, सारे एटम्स प्रेजेंट है, मतलब एग्जैक्ट उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। फार्मूला मास होता है, फार्मूला होता है उसका मतलब उसमें ये बताया गया होता है कि इस पर्टिकुलर टाइप की एटम्स उसमें किस रेशियो में प्रेजेंट है। ठीक है, वो एटॉमिक रेशियो होता है। अगर देखा जाए तो फार्मूला मास, फार्मूला जो होता है किसी भी, फार्मूला मास कैसे निकालते हैं? किसी भी कंपाउंड का वो एक्चुअल एटॉमिक रेशियो को प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट जो हमारा है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है? 1 mole is the amount of substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of 12th C isotopes। 12th मतलब 12th C आप मतलब ये आप 12th C क्लास में समझिए, मेरे कहने का मतलब ये है 12th C का मतलब ये हुआ कि मतलब आइसोटोप्स है, कार्बन का जो C12 आइसोटोप्स है उसके 12 ग्राम में जितने एटम्स आपके प्रेजेंट होते हैं, इसके कहने का मतलब ये है C12 के 12 ग्राम में, मतलब जो आपका कार्बन का आइसोटोप्स होता है, कार्बन का समभारिक जो होता है, ठीक है, सॉरी समस्थानिक, जो कार्बन का जो समस्थानिक होता है C12, ठीक है, उसके 12 ग्राम में, ठीक है,
जितने पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जितने पार्टिकल्स यानी जितने कण, अणु या आयन प्रेजेंट होते हैं, वही उसके क्या कहलाता है, 1 मोल कहलाता है। ठीक है, यानी 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तो कह रहा है 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स आर एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स। यानी कार्बन 12 के समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने आपके परमाणु, अणु, ठीक है, जितनी भी एंटिटीज, परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, उपस्थित होते हैं, वही 1 मोल कहलाता है। ठीक है, देखिए 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल जो आपका एटम है, अवोगाद्रो मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग, अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। 1 मोल में एटम की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वो क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। और नंबर ऑफ मोल इक्वल टू फार्मूला आपको पता है, उस किसी भी सब्सटेंस के मोलों की संख्या निकालनी होगी तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब उस सब्सटेंस का वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे बेटा बताया भी गया आपको कि डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट इन लीटर एट STP। STP में किसी भी गैस का जो मतलब वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं उसमें, फिर उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर। ठीक है, तो अंडर STP कंडीशन जो होता है, STP कंडीशन पे 1 मोल सब्सटेंस के द्वारा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है। ठीक है बेटा, आज की क्लास मतलब आज के लिए इतना ही, मोल कॉन्सेप्ट तक ही। अगर इसमें किसी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।